तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं 10th क्लास का जो जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट रिलीज़ किया गया है, उसमें हम लोग आज मैथ का मॉडल सेट जो 2 है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक मॉडल सेट में आपको 40-40 सवाल दिए गए हैं और 5 मॉडल सेट हैं। उसमें से एक मॉडल सेट का वीडियो बन गया है। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, सबसे पहले आप जाकर के वहाँ देख ले। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडल सेट 2 को। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए आज देखते हैं सबसे पहले मॉडल सेट 2 का सवाल नंबर 1 क्या है। सवाल नंबर 1 में क्या है कि आपको एक संख्या दे दी गई जो आपका 140 है और इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, 140 का हम लोग निकालेंगे गुणनखंड, जो कि इस प्रकार से निकलेगा। जो सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे। सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से अगर हम लोग करते हैं तो ये 70 बार में जाएगा। जी हाँ, और फिर इसको 2 से अगर आप करेंगे तो 2 3 6 और 1 इधर आएगा और 2 5 10, मतलब 35 बार में ये जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आगे जब भी हम जाएंगे तो एक शर्त है कि वो संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्योंकि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 2 से आगे बढ़ते हैं तो 3 है जो कि अभाज्य संख्या है, जो 3 से 35 नहीं जाएगा। ठीक है, 4 में बढ़ते हैं, 4 से भी 35 नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम लोग 5 में जाएंगे, 5 से 35 कट जाएगा तो हम लोग 5 से इसको काटेंगे। तो 5 से अगर देखिए 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 5 से इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका ऑप्शन है 2 × 2 × 5 × 7 वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो आपका सी जो होगा वो सही होगा सवाल नंबर 1 का। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। जी हाँ, आपका जो सवाल नंबर 2 है उसमें दिया गया है कि 2 ठो आपका पूर्णांक दे दिया गया है जो कि आपका धनात्मक है। पहला पूर्णांक ए है और दूसरा बी है, और इसका HCF और LCM दिया गया है। ठीक है, इसका HCF और LCM दिया गया है। कहता ये है कि अगर ये दोनों संख्याओं का HCF और उसके LCM को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ऑप्शन कौन सा सही है। तो क्या होता है, पहला ऑप्शन A + B, दूसरा A - B, तीसरा A × B और चौथा A/B। आप इस प्रकार का सवाल सेट नंबर 1 में पढ़ चुके होंगे। HCF × LCM जो होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुना के बराबर होता है। यहाँ दोनों संख्या क्या है, A और B है, तो ये A × B सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो सवाल नंबर 2 का भी ऑप्शन सी सही होगा। जी हाँ, सवाल नंबर 2 का ऑप्शन सी सही होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जी हाँ, जो आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3, उसमें 2 संख्या दी गई है। एक आपका 45 है और दूसरी संख्या आपका 160 है। इन दोनों संख्याओं का आपका HCF पूछ रहा है। तो HCF का निकालने का तरीका क्या है, दोनों का सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 45 का अगर गुणनखंड निकालते हैं तो ये 5 से जाएगा 9 बार में। ठीक है, उसके बाद ये 3 से जाएगा, फिर इसको हम लोग 3 से देंगे तो 3 बार में जाएगा। तो फिर इसको अगर 3 से देते हैं तो ये 1 बार में जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग निकाल लेंगे 160 का गुणनखंड। तो 160 का सबसे पहले हम लोग 2 से देंगे तो ये 8 बार में ये 0 उतर जाएगा। फिर इसको 2 से देंगे तो ये 40 बार में जाएगा। फिर 2 से इसको करेंगे तो ये 20 बार में जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा तो आपका 10 बार में जाएगा। और फिर इसको हम लोग 2 से करते हैं तो ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो आपका 45 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 × 3 × 3। ठीक है, और फिर 160 का गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 2, तो फिर 2 और × 5 हो जाएगा। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी कॉमन संख्या दोनों में होंगी उसे हम लोग HCF कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 5 भी है, यहाँ पर भी 5 है, मतलब 5 दोनों में कॉमन है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 5। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। जी हाँ, सवाल नंबर 3 का जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या है। तो जी हाँ, जो आपका सवाल नंबर 4 है उसमें कहते हैं कि 2 पूर्णांक दिया गया है। ठीक है, और दोनों क्या है, पॉजिटिव पूर्णांक है। A और B दिया गया है। अगर इसका अद्वितीय पूर्ण संख्या Q है तथा R विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है A बराबर आपका हो जाएगा BQ + R, जो कि आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन सी, ये आपका फॉर्मूला बेस्ट सवाल है, तो इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है,
तो अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। तो जी हाँ, आइए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 में एक आपका बहुपद दे दिया गया है जो आपका इस प्रकार से x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a। यहाँ पे इसका शून्यक निकालने के लिए कहा गया है। शून्यक निकालने के लिए शर्त क्या होना चाहिए कि ये जो आपका दिख रहा है वेरिएबल a, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। 2, 3, 4, 5 कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू होगा तभी हम लोग इसका शून्यक निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हम लोग ले आते हैं। कैसे लाएंगे? देखिए आपका सवाल में एक चीज़ और दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, जो कि आपका दिया गया है 8। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपका c/a होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये क्या है आपका 8, नीचे हम लोग 1 अपने से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान 1 है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। c का मान कितना आ रहा है? 8। तो यहाँ पे c का मान कितना आया है? c का मान 8। इस इक्वेशन में आप देखें तो यहाँ c कौन सा होता है? जो x स्क्वायर के साथ गुना होता है उसको हम लोग a बोलते हैं, इसके साथ जो गुना होता है उसे b कहते हैं, और इस यहाँ पे जो होता है उसे हम लोग c कहते हैं। तो c का मान कितना आया है? 8 आया है। तो यहाँ पे a की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? 8। अब आपको यह है कि द्विघात बहुपद मिल गया। अब इसका शून्यक हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस प्रकार से इसको तोड़ देंगे, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8x प्लस 8। अब देखिए 8 को 1 से गुना कीजिए 8 आएगा, माइनस 8 को माइनस 1 से गुना कीजिए 8 आएगा, माइनस एक्स और माइनस 8x को ऐड करेंगे तो माइनस 9x करेगा, जो कि आपका वेरीफाई कर रहा है जो इसका रूल होता है बनाने का। ठीक है, अब इसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? x, यहाँ पे -1 बचेगा। यहाँ से -8 को बाहर लेंगे तो आपका x बचेगा, यहाँ पे आपका -1 बचेगा। इसको हम लोग 0 मान लेते हैं जब भी सॉल्व करते हैं तब। यहाँ पे x -1 दोनों में कॉमन जा रहा है, तो x -1 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आपका x बच जाएगा, यहाँ आपका -8 बचेगा बराबर 0। इसको दो भाग में बांटते हैं, x -1 बराबर 0, x -8 बराबर 0। यहाँ से आपका x 1 आएगा, यहाँ से आपका x 8 आएगा। तो 1 और 8 शून्यक होंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ, 1 और 8। देखिए तो आपका सबसे जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा, सवाल नंबर 5 का ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। तो जी हाँ, आपका जो सवाल नंबर 6 है उसमें आपको एक द्विघात बहुपद दे दिया गया है जो कि आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। इसमें कहता है कि अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? अल्फा और बीटा को निकाल लेना है। अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। तो इस बहुपद से हम लोग क्या करेंगे? शून्यक को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। काफ़ी आसान है क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 है, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 2 होगा। अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़े होंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं निकलता है तो इसका एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, जिसमें b क्या है? b इसको भूल जाइए। ठीक है, इसमें b क्या है? आपका ये टर्म होता है जो कि आपका 2 है, तो यहाँ -2 होगा प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। कितना है? b है आपका 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? 1 है, इंटू c का मान कितना है? 1 है, 1 कर देते हैं। नीचे 2a है, 2 गुना a का मान 1, यहाँ से हो जाएगा आपका ये -2 प्लस माइनस अंडर रूट ये b स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 कितना होगा? 4 बाय आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका -2 रह जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा? 0 आएगा, 4 माइनस 4 0, नीचे भी क्या आएगा? आपका 2 बचेगा। ठीक है, आप ये तो आपका खत्म हो गया। आपका क्या बचता है? -2/2। इसको अगर अब हम लोग काटते हैं तो क्या आएगा? -1। तो यहाँ पे अल्फा भी आपका -1 आएगा और बीटा भी आपका -1 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/अल्फा प्लस 1/ हम लोग बीटा निकालेंगे। तो 1/अल्फा का मान कितना है? -1 है, प्लस 1/बीटा का मान कितना है? -1 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा? -1 जाएगा, और फिर 1 + 1 क्या आएगा आपका? 2/-1 बराबर -2, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ये -1 माइनस चल जाएगा ऊपर और 1 खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बटा में 1 को नहीं लिखा जाता है। तो क्या आएगा आपका आंसर? -2, जो कि बी सही है। तो सवाल नंबर 6 का। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या है। तो जी आपका जो सवाल नंबर 7 दिया गया है आपका सेट 2 में, उसमें आप देखिए तो कुछ इस प्रकार से एक फिगर दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यकों की संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था? हम लोग देखेंगे कि जो रेखा जा रही है उस रेखा जो रेखा है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है। तो आपका एक्स एक्सिस कौन सा है? ये आपका एक्स एक्सिस है ना। तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को ये एक बिंदु पे यहाँ काट रही है, एक बिंदु पे यहाँ, एक बिंदु पे यहाँ और एक बिंदु पे यहाँ, मतलब 4 जगह पे काट रही है। तो इसके शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही होगा।
ठीक है, जितने जगह पे एक्स एक्सिस को काटेगा उतना शून्यक होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 क्या है? सवाल नंबर 8 में आपका दो समीकरण युग्म दिया गया है। पहला युग्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा युग्म क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और इसमें एक ठो समीकरण युग्म दे दिया गया है, उसमें एक सिचुएशन दिया गया है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। तो कह रहा है कि ये समीकरण युग्म कौन सा होगा? अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या फिर दो हल होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर तीनों बराबर हो तो हम लोग क्या है इसको, ये कौन सा युग्म होता है? तीनों अगर बराबर है तो ये होता है अनेक हल होता है, मतलब इसका हल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर इनमें से एक इक्वल है और एक इक्वल नहीं है तो ये क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। और अगर पहले ही इक्वल नहीं हुआ तो फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं? कोई हल नहीं है। ठीक ना, तो तीनों बराबर है मतलब अनेक हल है। एक कटेगा और एक बराबर होगा अद्वितीय हल, या यहीं पे कट जाएगा और ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यहीं पे कट जाएगा पहले में तो फिर कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी अनेक हल, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो ये अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या है। सवाल नंबर 9 में आपको दो समीकरण दिया गया है। ठीक है, पहला समीकरण क्या है? 3x प्लस 2ky बराबर 2। लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग 3x प्लस 2ky बराबर 2 दिया है, और फिर उसके बाद दिया है आपका 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इस 1 को इधर ले आते हैं तो बराबर के बाद इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं। कहता है कि ये दोनों युग्म क्या है? समांतर हैं। देखिए, समांतर युग्म के लिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब दो युग्म समांतर होते हैं तो उसका एक जो उसका एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। मतलब ये अद्वितीय हल का है ना, तो अद्वितीय हल में क्या होता है? समांतर होता है। इसको हम लोग छोड़ देंगे, सिर्फ यही दो को लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? a1 a2 और b1 b2 का मान पुट करेंगे, उससे हमको k का मान निकल जाएगा। a1 का मान कितना है? 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर a2 का मान कितना है? 2 है तो नीचे हम लोग 2 लिख देंगे बराबर। फिर b1 का मान कितना है? 2k है तो यहाँ हम लोग 2k लिखेंगे। नीचे b2 का मान कितना है? 5 है तो यहाँ हम लोग 5 लिखेंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। ये 2 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4k आ जाएगा। यहाँ से इस 4 को इधर लाएंगे तो 15/4 बराबर k। तो k का मान कितना आया है? 15/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो सवाल नंबर 9, ये सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या है। देखिए, सवाल नंबर 10 में आपका कहता है कि k के किस मान के लिए रेखा युग्म दे दिया गया आपका 8x प्लस 5y बराबर 9 और kx प्लस 10y बराबर 15। कहता है कि k के किस मान के लिए ये दोनों रेखा युग्म असंगत होते हैं। तो देखिए, असंगत, समांतर और अद्वितीय हल तीनों का इक्वेशन सेम होता है, जो कि क्या होता है? a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये नॉट इक्वल टू इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको सिर्फ लेंगे। ठीक है, तो समांतर में भी यही फॉर्मूला यूज होगा, असंगत में भी यही फॉर्मूला होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे असंगत है ये, तो हम लोग k का मान यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या होता है। अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, आप a1 का मान कितना है? 8 है, 8 लिख देते हैं। a2 का मान कितना है? k है, k लिख देते हैं। b1 का मान कितना है? 5 लिख देते हैं। b2 का मान कितना है? 10 है, 10 लिख देते हैं। इसको आपस में फिर क्या करेंगे? गुना कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, k को 5 से गुना करेंगे तो आपका 5 क्या हो जाएगा? 8 को 10 से गुना करेंगे तो आपका 80 हो जाएगा। तो k बराबर कितना होगा? 80/5। 80/5। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो आपका 16 बार में कटेगा। तो k का मान कितना आया है? 16। जो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन बी होगा वो सही है। तो आप लोग को ध्यान ये देना है ना कि संगत, असंगत, ठीक है, संपाती, समांतर, इनका जो इक्वेशन होता है a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, इसमें कहाँ पर कौन सा किस में क्या होता है ये आपको याद रख लेना है। इससे बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5 सेट है, 5 सेट में लगभग हर सेट में 2-3 सवाल इससे बनते हैं। तो आपको इसको आसानी से अच्छा से याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 11 की तरफ। देखिए जी हाँ, सवाल नंबर जो 11 आपका है उसमें आपको दो समीकरण युग्म दिया गया है। पहला क्या है? 5x प्लस 3y बराबर 4, और दूसरा आपका है 3x माइनस 2y बराबर 10। ये दो समीकरण युग्म दिए गए हैं। इनमें से आपको x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने के लिए इसको देखिए, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड आपको बताया गया था। पहला मेथड क्या है?
पहला मेथड आपका है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद क्या है विलोपन विधि, उसके बाद क्या है ब्रजगुणन विधि। तो सबसे आसानी होता है विलोपन विधि, तो हम लोग इसको विलोपन विधि से बनाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि y का जो टर्म है एक माइनस में है, एक क्या है पॉजिटिव में है, प्लस में। हम लोग क्या करेंगे y का टर्म को हम लोग चाहेंगे कि दोनों आपस में बराबर आ जाए, ताकि इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाए। तो बराबर करने के लिए क्या क्या इसका रूल है, अगर y को बराबर करना है तो यहाँ जो नीचे में y के साथ गुना है उसको ऊपर गुना कर देते हैं, 2 है तो ऊपर 2, और यहाँ y के साथ 3 है तो नीचे इसको 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो आपको क्या आएगा 10x, प्लस 2 को 3 से गुना करेंगे आपका क्या आएगा 6y, बराबर 2 को 4 से गुना करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है 3 को 3 से करेंगे तो 9x, माइनस 3 को 2 से करेंगे तो 6y, बराबर 3 को 10 से करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो -6y प्लस 6y आपस में क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे या फिर 0 आएंगे। अब 10x को और 9x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19x आएगा। उसके बाद 30 को और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 38। यहाँ से x बराबर क्या आएगा 38 इधर है आपका, ये 19 यहाँ गुना में इधर आकर के भागा में हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा। x का मान कितना आया है x बराबर 2 आया है। अब इस x का जो मान 2 आया है उसको किसी इक्वेशन में पुट कर देना है, 1 में या 2 में, इसी में पुट करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है आपका 5x प्लस 3y बराबर 4 है। यहाँ x का मान कितना आया है 2 आया है, तो लिख देते हैं 5 गुना 2 प्लस 3y बराबर 4। यहाँ से 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, 10 प्लस 3y बराबर 4। यहाँ 3y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस ये 10 चल जाएगा उधर माइनस में, तो 3y बराबर क्या होगा आपका 4 में माइनस 10 करेंगे तो आपका -6 आएगा, तो y बराबर क्या आएगा -6/3 आपका -2 आएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आया है 2 और y का -2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, x2 y -2। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सवाल नंबर 11 का ऑप्शन बी सही है, जिसमें x का मान 2 है और y का मान -2 है। तो चलिए फिर अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो जी हाँ, आपका जो सवाल नंबर 12 है इसमें आपको कह रहा है कि x बराबर a है और y बराबर b है, और दो समीकरण युग्म दिए गए हैं। ठीक है, x - y बराबर 2 और x + y बराबर 4। कहते हैं इसमें से a और b का मान क्या होगा। देखिए ये जो सवाल है ये आपको कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा सा घुमा रहा है। यहाँ पे क्या कहता है, ये x को a मान लिया है, y को b मान लिया है, फिर कहता है a और b का मान निकालिए। हमको क्या करना है, इन दोनों समीकरण से x का मान निकालेंगे और y का निकालेंगे। जो x का मान होगा वही a का होगा, जो यहाँ पे y का होगा वही पे आपका b का होगा। यहाँ डायरेक्टली x और y का मान नहीं पूछा है, a और b का मान पूछा है, लेकिन साथ में ये कह दिया है कि जो x का मान होगा वही a का होगा, जो y का होगा वही b का होगा। तो बेसिकली हमको x और y का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ -y प्लस y आपस में कट जा रहे हैं, x और x को ऐड करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, बराबर 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आपका 6 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा आपका 6/2, सो काटेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। x का मान कितना आया है 3। इस x का मान 3 को हमको समीकरण 2 में ला करके पुट कर देते हैं। समीकरण 2 क्या है, x + y बराबर 4 है, तो x का मान कितना आया है, x का मान आपका आया है 3, तो यहाँ 3 + y बराबर क्या हो जाएगा 4, y बराबर क्या होगा 4 - 3 बराबर 4 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, y का मान 1 आया है। तो x का मान 3 आया है, तो x और a बराबर है ना, तो a का मान क्या हो जाएगा आपका 3, y का मान 1 आया है, तो y और b क्या है बराबर, तो b का मान कितना हो जाएगा 1। तो कितना आपका मान आया है 3 और 1। तो देखते हैं 3 और 1 कौन है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा सवाल नंबर 12 का। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 13। देखिए सवाल नंबर 13 भी जो आपका दिया गया है वो उसमें भी 2 समीकरण दिया गया है और उसको आपको हल करना है, मतलब x और y का मान निकालना है। बेसिकली इसमें भी x और y का मान निकाल के दिखाना है, फिर हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ भी देखिए तो y जो है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। चूंकि ये MCQ है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें कौन सा विधि से आप बनाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो जो सबसे आसान विधि होगा हम लोग उसी को बनाएंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहाँ y एक प्लस में एक माइनस में है, हम लोग क्या चाहेंगे कि y के टर्म को सेम ले आएंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो y आपका कट जाएगा। इस 4 से ऊपर गुना कर देंगे और इस 2 से नीचे गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि y को हमको बराबर लाना है। 4 से 5 गुना करेंगे आपका 20x हो जाएगा, प्लस 4 को 2 से तो 8y बराबर 64 होगा। ठीक है, आप 7 को 2 से करेंगे तो 14x माइनस 8y बराबर 4। ये आता है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 8y माइनस 8y कटेगा, 20 और 40 को ऐड करेगा तो आपका 34x आएगा, और 64 और 4 को कीजिएगा तो आपका 68 आएगा। यहाँ से x बराबर क्या आएगा 68 डिवाइडेड बाय ये 34 इधर आ जाएगा,
इसको डिवाइड करेंगे आपका 2 आता है। ठीक है, x का मान कितना आया है 2, और इस x का मान को किसी एक में ले जाकर के हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए ये पहला समीकरण क्या है आपका 5x प्लस 2y बराबर 16। x का मान कितना आया है 2 आया है, तो 5 इंटू 2 प्लस 2y बराबर 16, यहाँ 10 प्लस 2y बराबर 16 हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2y बराबर 16 माइनस 10, 2y बराबर कितना आया आपका 6 आया है। ठीक है, तो y बराबर 6/2 बराबर 3। तो यहाँ पे आप देखें तो बेसिकली x का मान 2 आया है और y का मान 3 आया है। तो x का मान 2 और y का मान 3 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 13 का तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 14 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 14 में आपको ना चेक करना है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप पहला ऑप्शन में आप देखिए तो करना ये है कि देखना ये है कि किसमें एक्स स्क्वायर का टर्म रहता है। हालांकि आएगा सब में, लेकिन मैक्सिमम में कट जाएगा, सिर्फ एक में बचेगा, जिसमें बचेगा वो सही होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका x है और x प्लस 1 है, बराबर आपका बचता है फिर इसका x प्लस 2 और x माइनस 2, x प्लस 2 और x माइनस 2 आपका दिया गया है। तो x को x से गुना करेंगे आपका x स्क्वायर, प्लस x को 1 से करेंगे तो x बराबर ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आप यहाँ देखिए तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जा रहा है। अब यहाँ x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे b को। इसमें जो b दिया गया है वो आपका है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद बराबर में आपका दिया गया है 2x माइनस 3। ठीक है, इधर x स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसको तोड़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म मात्र 1 ठो है। इसका मतलब ये है कि ये द्विघात बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे दिख रहा है। अगर इधर भी एक्स स्क्वायर होता है आपस में कट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मतलब ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा सवाल नंबर 14 का। बाकी जो 2 ऑप्शन बचा है उसमें आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर के दोनों साइड आएगा, जो कि आपस में कैंसिल होके नहीं बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म उसमें नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या है। देखिए सवाल नंबर 15 जो है ना वो आपका काफ़ी इजी सवाल है और कॉमन है और इम्पोर्टेंट भी है। कहता है कि द्विघात समीकरण के समान या पूर्णवर्ती मूल होने के लिए, समान मूल होने के लिए, समान मूल का मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर जो भी होगा, अल्फा और बीटा का मान दोनों बराबर आना चाहिए। अल्फा और बीटा का मान बराबर तभी आता है जब इसका आपका डी का मान 0 हो। डी का मान, डी क्या आपका विविधकर है ना, विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसका मान 0 आना चाहिए, मतलब डी का मान, तब ये मूल समान होते हैं। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होते हैं, असमान होते हैं। और अगर डी का मान 0 से छोटा आया तब क्या होता है, जिसका मूल होते हैं वो वास्तविक नहीं होते, नेगेटिव में आते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, डी बराबर 0। तो डी बराबर 0 आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सवाल नंबर 15 का। मूल समान होने के लिए ये आपका डी का मान है वो 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। तो जी हाँ, सवाल नंबर 16 पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है। सवाल क्या है आपका, एक द्विघात समीकरण दिया गया है जो आपका इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। इसका विविधकर पूछ रहा है। विविधकर किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं। अभी बताएं आपको डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, -5 है, तो -5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए है, ए का मान कितना है यहाँ 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, इंटू सी का मान कितना है 4 है, 4 कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25 होगा, माइनस 4 इंटू 4 16 होगा, बराबर कितना आएगा 9। तो आंसर क्या है इसका 9 है। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा है। जी हाँ, इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो सी नंबर इसका सही होगा सवाल नंबर 16 का। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। तो जी हाँ, सवाल नंबर 17 भी सवाल नंबर 16 से मिलता जुलता है, यानी कि सेम है, लगभग सेम है। आपका इसमें एक द्विघात समीकरण दिया है जो कि आपका इस प्रकार से 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, इसका भी यहाँ पे आपको विविधकर निकालने के लिए बोला है। तो विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, आप अभी निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है
3। आप यहाँ देख रहे हैं ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, ये -2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस ये 4, कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो इसका 0 ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन ए सही होगा। विविध कर सिंपल ये निकालना। देखिए इसमें क्या होता है ना, जो आपका पहला टर्म जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, और दूसरा एक्स के साथ जो गुना होता है उसको हम लोग बी बोलते हैं, और आखिरी का जो टर्म होता है उसे हम लोग सी कहते हैं। इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ देखते हैं। तो जी हाँ, सवाल नंबर जो 18 है वो आपका वह, इसमें भी क्या किया है, आपका एक बहुपद दे दिया गया है और इस बहुपद का मूल निकालने के लिए बोला है। ये बहुपद जो दिया है वो 17 नंबर का जो बहुपद था उससे दोनों सेम है। देखिए 17 नंबर में भी यही दिया गया था बहुपद, लेकिन वहाँ पे हमको निकालना था विविध कर। विविध कर निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली निकाल दिए, लेकिन अगर मूल निकालने के लिए कहे या शून्य निकालने के लिए कहे तो आपको इसमें फंसना नहीं है। चूंकि ये डिवाइड में है तो डिवाइड में हम कभी भी नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। क्या करना है, इसके डिवाइड में 1 1 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपका 3 आएगा, और 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6x, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 तो +1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इस 3 को यहाँ पे भागा में उधर लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो आपका इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 6x + 1 बराबर 0 × 3। तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो बेसिकली आपका ये 0 ही आएगा। अब ये आपका सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब इससे हम लोग इसका मूल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, या तो फॉर्मूला है आपका वो -b + -√b² - 4ac/2a, या फिर इसको हम लोग जिस तरह से तोड़ के निकालते हैं वैसे निकालेंगे। क्या करेंगे, इस 1 को 9 से गुना करेंगे, कितना आएगा 9 आएगा। तो इस -6 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पे 9 आए और जोड़ने या घटाने पे -6 आए। तो आइए देखते हैं कैसे टूटेगा ये। 9x स्क्वायर माइनस 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, -3 और -3 कितना होता है, गुना करेंगे तो +9 आएगा। यहाँ से आप देखिए तो इन दोनों टर्म से 3x कॉमन जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ 3x - 1। इधर देखिए आप यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा आपका 3x - 1 बराबर 0, है ना। उसके बाद अगर आप हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए 3x - 1 दोनों जगह से कॉमन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3x - 1 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा आपका यहाँ 3x - 1 बराबर 0। दोनों सेम आया है तो आगे बढ़ेंगे। इसको क्या आया है आपका 3x - 1 लिख देंगे बराबर 0, दूसरी तरफ 3x - 1 बराबर 0। दोनों मूल सेम आएगा, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। कितने मूल आए हैं 1/3 और 1/3। तो कौन सा ऑप्शन है 1/3 1/3, ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काफ़ी आसान है, मूल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। तो जी हाँ, आप सवाल नंबर 19 जो दिया गया है उसमें कहता है आदि द्विघात समीकरण kx² + 4x + 1 बराबर 0 है और इनके जो मूल है वो समान हो तो k का मान क्या है। मूल क्या दिए गए हैं, समान दिए हैं। समान का मतलब अल्फा और जो बीटा का मान वो आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों जब बराबर है, हमको मालूम क्या है, मूल जब समान होते हैं तो उसका विविध कर क्या होता है, d का मान 0 होता है ना। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 हम लिख सकते हैं। b का मान क्या है, देखिए 4, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 आ जाएगा। a का मान कितना दिया है, k, यहाँ हम लोग लिख देते हैं k, गुना c का मान कितना दिया है 1 बराबर 0 होगा ना। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × 1 × k क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा बराबर 0। यहाँ 16 बराबर क्या होगा ये 4k, इस 4 यहाँ पे गुना में इधर लाएंगे तो आपका भागा में आ जाएगा, तो 16/4 बराबर k। इसको काटेंगे तो आपका 4 आएगा। k का मान कितना आया है, 4 आया है। तो देखते हैं k का मान 4 कौन सा ऑप्शन है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी, तो ये होगा आपका सही ऑप्शन। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। तो जी हाँ, जो आपका सवाल नंबर 20 है वो भी आपका द्विघात से है। इसमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है जिसके मूल ज्ञात करने हैं। काफ़ी आसान है, मूल ज्ञात करना निकाल लेंगे। -10 को 1 से गुना करेंगे, आपका -10 आएगा। अब क्या करना है, -3 को ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर -10 आए और घटाने या जोड़ने पे -3 आए। तो क्या करेंगे, इसको कैसे तोड़ते हैं ये देखते हैं। x² - 2x प्लस +2x - 5x हो जाएगा, -10 बराबर 0। अब देखिए -5 को 2 से गुना करेंगे तो आपका -10 आएगा। अब -5 से 2 को ऐड करेंगे तो आपका -3 आएगा। इन दोनों से x कॉमन जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पे x + 2। ठीक है, यहाँ से -5 कॉमन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x +
टू बराबर 0। अब दोनों में x + 2 कॉमन जाएगा, x + 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। यहाँ आपका बचेगा x, यहाँ बचेगा आपका -5 बराबर 0। इसको दो भाग में बांटिए, x + 2 बराबर 0, x - 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या आएगा -2, यहाँ से x बराबर आपका क्या आएगा 5। तो कितने आए इसका मूल -2 और 5। देखते हैं -2 और 5 कौन सा ऑप्शन है। सवाल नंबर ये आपका 20 है, 20 में -2 और 5, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 21 की तरफ। तो जी हाँ, जो सवाल नंबर 21 है उसमें देखिए आपको एक एपी दिया गया है जो आपका कुछ इस प्रकार से है, 3 है, 1 है, -1 और 3 है। इसका आपको निकालना है प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 3 है, आसान है, ए बराबर 3 लिख देंगे। उसके बाद सार्वंतर लिखाने बोला है, सार्वंतर को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। सार्वंतर कैसे आता है, किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कर देना है। 1 को 3 से माइनस करेंगे या -1 को -1 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, 1 है दूसरा टर्म, उसको माइनस करना है किसके, उसके पहले टर्म से 3 से, क्या आएगा आपका आंसर -2 आएगा। अगर नहीं तो आप क्या करिए, इसको लीजिए, -1 को माइनस कर देंगे 1 से, तो आपका -1 आपका कितना आएगा -2। तो सार्वंतर कितना आ रहा है -2 और प्रथम पद 3। तो 3 और -2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन बी सही होगा। जी हाँ, सवाल नंबर 21 में देखिए तो आपको एक एपी दिया गया है जो आपका क्या है 21, 18 और 15 ... इसमें कहता है कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कौन सा पद में जाकर के इसका जो वैल्यू होगा वो शून्य हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, ये वैल्यू छोटा है, इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ 3 के अंतर से जा रहा है ना, 21 से 3 घटा 18, 18 से 3 घटा 15, 15 से 3 घटेगा 12, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, 3 से 0 आएगा, है ना। तो कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग लिख सकते हैं, 8वां पद है। लेकिन इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, निकालने का फॉर्मूला ये है कि आपको निकालना क्या है, कौन सा पद 0 है, मतलब an दिया गया है, कितना दिया गया है 0, आपका n निकालना है। आपको a मालूम है, प्रथम पद क्या है 21, d मालूम है कितना है 18 में 21 को माइनस करेंगे तो आपका -3। फॉर्मूला क्या आता है इसका an का, an बराबर a + n - 1 इंटू डी होता है। आपका an दिया गया है 0 बराबर a कितना है 21 प्लस n निकालना है -1 और d का मान कितना है -3 है। तो ये देखिए यहाँ पे इस 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये 21 प्लस -3 को n से गुना करेंगे आपका -3n, -3 को 1 से गुना करेंगे आपका +3 हो जाएगा ना। तो +3 और 21 कितना जाएगा 24 होगा -3n, है ना। अब इस -3n को इधर ले आइए, क्या आएगा आपका +3n बराबर 24। यहाँ n बराबर क्या आएगा 24/3, कितना आया आपका 8 आया, 8वां पद निकल गया ना। या इसको ऐसे भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो आया था आंसर 12, माइनस करेंगे तो 12, फिर 3 इसमें माइनस करेंगे तो आपका 9, माइनस करेंगे तो 6, फिर 3, फिर 0, है ना। तो दोनों से वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे पद ये छोटा था इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको निकाल लिए। लेकिन अगर फॉर्मूला के बेस पे निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। कौन सा पद है 8वां पद है, और देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। ये सवाल नंबर कौन सा था 22, सवाल नंबर 22 का जो 8वां पद है ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या है। तो जी हाँ, सवाल नंबर 23 में आप देखिए तो बेसिकली आपको क्या कह रहा है कि इसमें एक एपी दिया गया है 7, 13, 19 और 205, ठीक है, डॉटर के बाद, और कह रहा है इसमें कितने पद हैं। तो कितने पद हैं तो क्या है इसमें बेसिकली आपको n दिया गया है 205, n दिया गया है, n निकालना है, a का मान 7 होगा और d सार्वंतर हम लोग निकाल लेंगे, क्या 13 में 7 घटाएंगे तो 6 आएगा। इसका फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए, n बराबर a प्लस n - 1 इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे आपका an दिया गया है, कितना दिया गया है 205, a का मान कितना है 7 है, प्लस n निकालना है -1 इंटू डी आपका कितना आया है 6 आया है, इसको लिख देते हैं। फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे 205 बराबर कितना होगा, ये 7 प्लस 6 को n से गुना करेंगे आपका 6n, माइनस 6 को 1 से करेंगे तो 6, ये 7 माइनस 6 कितना होगा 1 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा 205 बराबर 1 प्लस 6n होगा ना। अब इस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बचेगा इधर कितना 204 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना 6n, ठीक है। इस 6 को इधर लाएंगे तो आपका ये भाग में चल जाएगा, बराबर आपका n, इसको भाग करेंगे तो आपका 34 आएगा। तो nवा जो कितने पद है इसमें 34 पद है, n का वैल्यू कितना आया 34, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 24 क्या है। तो जी हाँ, अब ये हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या है। 25 में क्या कहता है कि सभी त्रिभुज क्या होते हैं समरूप। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं सभी,
आप देखिए तो समबाहु, समद्विबाहु या समकोण या फिर समबाहु, ठीक है। देखिए समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाओं का मान बराबर होता है। आप इसको जैसे भी लिखिए, आपको देखने में तीनों एक जैसे दिखेगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर है। बाकी जो सभी त्रिभुज होते हैं वो आपस में बराबर नहीं दिखते, मतलब सेम नहीं दिखते, मतलब कि वो समरूप नहीं होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो डी होगा सवाल नंबर 25 का, वो आपका सही होगा। तो देखते हैं सवाल नंबर 26। तो जी हाँ, देखिए आप सवाल नंबर 26, तो उसमें दिया गया आपको एक त्रिभुज ABC और उसमें एक लाइन खींचा गया है D, जो कि D जो है वो BC के पैरेलल है। इसमें कुछ भी आपको वैल्यू दे दिए गए हैं। क्या दिए हैं? BD का वैल्यू दिया है। तो BD कितना आपका 7.2 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद आपको AE दिया गया है। AE कितना दिया है जी? 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर आपको दिया गया है EC कितना दिया है? 5.4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं AD का मान क्या होगा। आपको यहाँ क्या दिया गया है? D और BC पैरेलल है। जब ये D और BC पैरेलल होंगे ना, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो AD बटा DB बराबर होते हैं AE बाय EC के। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग, ये आपका चैप्टर नंबर 7 में इसका दिया गया है परिमेय, ठीक है। तो इस परिमेय के अनुसार क्या होता है? आपका AD बाय BD बराबर AE बाय EC होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे AD का मान निकालना है, AD लिख देते हैं। BD का वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 7.2 लिख देते हैं, बराबर AE का मान कितना दिया है? 1.8 और EC का मान कितना दिया है? 5.4। यहाँ पॉइंट और पॉइंट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 18 1 18, 18 3 जा कितना होगा? 54। यहाँ ये हो जाएगा। अब इसके क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को AD से। तो 3 को AD से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 3 AD बराबर क्या हो जाएगा? 7.2। AD बराबर क्या हो जाएगा? 7.2 बाय 3, ठीक ना। तो इसको अगर भाग देते हैं तो आपका आएगा 2.4। 2 पॉइंट कितना आएगा? 4 आएगा। ये कितना वैल्यू आया? 2.4। देखते हैं AD 2.4 कौन सा ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर C है। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। आपको इसको बेसिकली है ना, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं अगर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1.8 से ये कितना गुना ज़्यादा बड़ा है? कितना गुना ज़्यादा बड़ा है? 3 गुना है ना। तो इससे ये 3 गुना छोटा होगा। 7.2 से 3 गुना ये छोटा होगा, जो कि आपका 2.4 होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जी हाँ, सवाल नंबर जो आपका 27 दिया गया है, कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण से मिलता जुलता है या फिर मिलता है, मतलब कि बराबर है, ठीक है। तो ये जो समरूपता होगा वो किस तरह का समरूपता होगा? तो बेसिकली आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण मिल रहा है तो उसके तीसरे कोण भी मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देखिए, मान लीजिए हम लोग कोई दो त्रिभुज लेते हैं ABC और एक आपका PQR ले लिए। इसमें कोई दो कोण को बराबर कर देते हैं। मान लीजिए ये हमको ले लेते हैं 50, ये ले लेते हैं 70, ये भी 50, ये भी आपका 70। देखिए दोनों त्रिभुज में क्या है? आपका दो कोण बराबर है। तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। कैसे होगा? देखिए, एक त्रिभुज में कितना होता है कोण? 180 होता है। 180 में 70 और 50 को माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 60 आएगा। इसमें भी माइनस करेंगे तो आपका 60 आएगा। तो ऑलरेडी अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो इस प्रकार की समरूपता को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल एंगल एंगल, ठीक है। ये तीनों एंगल मिल रहे हैं, इसलिए ये समरूपता का जो होगा वो एंगल 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 से ये समरूप होंगे। तो इसका जो ऑप्शन C होगा वो सही है, ठीक है, ऑप्शन C। तो जी हाँ, आप अगर देखेंगे सवाल नंबर 28, कहता है कि निम्न में से कौन सा त्रिभुज का सर्वांग का कौन सा कसौटी नहीं है, ठीक है। सर्वांग होने का 4 कसौटी होता है। पहला सैड सैड सैड, दूसरा क्या होता है आपका एंगल एंगल और एंगल, तीसरा आपका क्या होता है? सैड एंगल सैड, और चौथा आपका क्या होता है? एंगल एंगल सैड। लेकिन आप देखें इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो आप देखिए जो सवाल नंबर जो C है, ऑप्शन नंबर C, वो एंगल सैड एंगल जो कि मैच नहीं कर रहा है ना इन चारों में से, तो वो आपका रॉन्ग है। आपका एंगल सैड एंगल नहीं होता है, एंगल एंगल सैड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर C इसका सही ऑप्शन होगा। तो जी हाँ, सवाल नंबर 29 है, उसमें कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। क्या होंगे? अगर क्षेत्रफल बराबर है तो जाहिर सी बात है क्या है? वो समबाहु त्रिभुज है ना। क्यों? क्योंकि समबाहु में क्या होता है? तीनों साइड बराबर है, तो सब साइड बराबर है तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा, सवाल नंबर 29 का ऑप्शन A। तो जी हाँ, आप सवाल नंबर 29 को देखें तो कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे कौन सा? समबाहु, समद्विबाहु या फिर सर्वांगसम या फिर विषमबाहु। देखिए समबाहु में क्या होता है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना, तो उसका अनुपात भी बराबर होगा। लेकिन समद्विबाहु
में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है, एक बराबर नहीं होता, अनुपात बराबर नहीं आएगा। सर्वांगसम का तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है समरूप का बात, तो सर्वांगसम तो होगा ही नहीं। विषम बाहु में सभी भुजा अलग होती हैं, तो उसका भी जो अनुपात होगा वो बराबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है सवाल नंबर 29 का। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 30 क्या है। जी हाँ, सवाल नंबर जो 30 है वो आपका काफ़ी ही कॉन्सेप्चुअल जो आपका सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार से सवाल आ सकते हैं। कहता है कि एक त्रिभुज है ABC जो कि समद्विबाहु है, मतलब दो भुजा बराबर है, लेकिन साथ में ये कहता है कि कौन सी भी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री। ये कोण कितना है, C मान लेते हैं 90 डिग्री। ये त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। जब भी त्रिभुज का एक कोण 90 है मतलब वो समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण है, साथ में कहता है समद्विबाहु, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा भुजा होता है। लंब और आधार एक दूसरे से बड़े छोटे भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। चूंकि समद्विबाहु है मतलब ये है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो फिर कहता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इसका पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, इसको अगर C मानते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इसको B। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है जी, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC और BC आपस में बराबर है, तो AC का स्क्वायर को हम लोग BC का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। चूंकि BC और AC आपस में बराबर है, समद्विबाहु है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल नंबर 30 का। थोड़ा इसको बेसिकली समझिएगा अच्छा से, है ना। समकोण त्रिभुज भी कहा है और समद्विबाहु भी कहा है। तो समकोण और समद्विबाहु का मतलब एक कोण 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, और दो भुजा कौन सा बराबर होंगे, लंब और आधार, कभी भी बराबर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है एक त्रिभुज है जिसमें तीन भुजा दिए गए हैं, AB बराबर कितना दिया है 7, AC बराबर 25 और BC बराबर 24। कहते हैं इसमें कि B कौन, जो B है वो कौन सा होगा। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका पाइथागोरस से बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। इसमें आपका क्या करेंगे, जो जितनी भी भुजा दिए हैं उन सबका स्क्वायर निकाल देंगे। AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, AC का स्क्वायर क्या होगा 25 का स्क्वायर 625, BC का स्क्वायर क्या होगा 24 का स्क्वायर 576। इसमें आप देख पा रहे हैं इन दोनों को ऐड अगर करते हैं तो 625 आएगा, है ना, 625 आ रहा है, आएगा। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाइए कि ये भुजा अकेले का स्क्वायर दो भुजाओं का स्क्वायर के योग के बराबर है। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, पाइथागोरस के अनुसार इसको हम लोग लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। आप वैल्यू को ऐड करके देखिए, तो इस हिसाब से आप देखिए ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। पाइथागोरस को अगर फॉलो कर रहा है तो जी बिल्कुल बनाएगा। इसमें से जो बड़ी भुजा है, जो कर्ण है, उसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपका कर्ण कौन सा है, AC है, इसको मान लेते A, इसको मान लेते C। बाकी कौन सा बचा है, ये B बचा है। तो B का कौन देख रहे हैं कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर C सवाल नंबर 31 का, जो कि आपका सही होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 32। देखिए सवाल नंबर जो 32 है उसमें कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पे करती है, किस प्रकार से, ऐसे। स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त को सिर्फ छू करके निकल जाए, टच करके निकल जाए, मतलब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे। अगर दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, एक बिंदु, जो कि आपका ऑप्शन A है, और ऑप्शन A 32 का सही है। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 33। जी हाँ, जो आपका सवाल नंबर 33 उसमें कहता है कि एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त बनाइए और वृत्त में एक स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ पे है। कहता है कि बिंदु P से स्पर्श, जहाँ स्पर्श कर रहा है उस बिंदु तक की लंबाई कितना दिया है, आपका दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि उसी बिंदु P से वृत्त का जो केंद्र है उसकी जो लंबाई है वो कितना है, आपका 17 सेंटीमीटर है। और तो फिर बताइए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग कभी भी अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा है और वृत्त का त्रिज्या उस पर लेंगे केंद्र से, तो वहाँ जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है। तो आप इसको देखिए घुमा के, ये आपका एक कौन सा त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है ना, जिसमें आपका कर्ण ये है ना, और ये आपका लंब है और ये आधार। तो आपका ये त्रिज्या आधार है, तो हम लोग पाइथागोरस से आधार को निकाल लेंगे। क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का
स्क्वायर होता है। अगर आधार का स्क्वायर निकालना हो तो निकालते हैं हम लोग क्या है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना आपका दिया है 17, तो 17 का स्क्वायर निकालेंगे माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका 289 होता है, और 15 का स्क्वायर क्या होता है आपका 225 हो जाता है, ठीक है 225। तो इसको माइनस करेंगे आपका, तो 9 में 5 तो 4, 8 में 4 तो 6, बेसिकली आपका कितना है 64। 64 कितना आया है, आधार का स्क्वायर आया है। अगर आधार निकालेंगे तो स्क्वायर के इधर रूट चढ़ाएंगे तो आपका ये क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा 8, तो इसका आंसर 8 होगा। देखते हैं सवाल नंबर 33 में ऑप्शन 8 कौन सा है, डी है, तो इसका डी आपका ऑप्शन सही है। इसमें भी आपका पाइथागोरस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। पाइथागोरस में कोई भी दो भुजा मालूम रहता है तो हम लोग तीसरा भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें ये दिक्कत है कि आपको फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। तो जी हाँ, आपका जो सवाल नंबर 34 है उसमें कहता है कि टीपी और टीक्यू जो है वो केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। एक वृत्त सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपका दो स्पर्श रेखा है टीपी और टीक्यू। चूँकि टी कॉमन है तो टी हम लोग यहाँ ले लेते हैं। टीपी मान लीजिए एक स्पर्श रेखा ये है और ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये मान लीजिए पी है, ये क्यू है। और कहते हैं कि ये जो दोनों स्पर्श रेखा है वो केंद्र ओ पर कितना एंगल बना रहा है, 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो एंगल बना रहा है वो कितना है 110 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि पी टी क्यू कोण क्या होगा, मतलब ये कोण टी पूछ रहा है बेसिकली, है ना। हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी स्पर्श रेखा से अगर वृत्त का त्रिज्या उस पर लंब खींचा जाए तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी आपका 90 डिग्री कोण बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांट देंगे। एक यहाँ से एक लंब खींचेंगे जो इसको दो भाग में बांटेगा, है ना। तो आप बताइए कि ये कोण पूरा कितना है 110 है, तो ये आधा कोण कितना होगा 55 डिग्री होगा, और ये भी आपका 55 डिग्री है। और ऑलरेडी हमको मालूम है ये कोण 90 है, ये भी 90 है। आप ये बताइए कि दो कोण त्रिभुज का मालूम है, तीसरा कोण निकल नहीं जाएगा। आप इस त्रिभुज को देखें, इसका अगर ये पहला त्रिभुज को ये 55 है, ये 90 है, तो ये कोण कितना होगा, आप 90 प्लस 55 ऐड कीजिए, 5 9 5 14 145। 145 को 180 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 180 से माइनस करेंगे 145 के तो आपका जाएगा कितना 35 आएगा, ठीक है ना। तो ये कोण कितना आएगा 35, तो बताइए ये भी कितना आएगा 35 आएगा। तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। देखते हैं 70 कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो सवाल नंबर 34 का ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है ना। इसमें वैसे ही करेंगे ना, ये भी 55 है, ये 90 है, माइनस करेंगे तो 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 145 आएगा, और माइनस करेंगे तो 35 आएगा। तो ये 35 हो जाएगा, ये भी 35। तो जी हाँ, आपका जो सवाल नंबर 35 है वो सवाल नंबर 32 से पूरा एकदम सेम टू सेम है। कहता है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे, दो बिंदु पे, तीन बिंदु पे या चार बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पे, एक बिंदु पे। अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा तो हम लोग उसको स्पर्श रेखा कहेंगे, 2 पे करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे जीवा कहेंगे, और 3 बिंदु पर तो प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, और 4 पर भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 35 का ए। सवाल नंबर 36 देखते हैं क्या है। तो जी हाँ, जो सवाल नंबर 36 है वो काफ़ी आसान है। इसमें कहता है कि एक 120 केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना। त्रिज्याखंड क्या होता है, एक वृत्त में मान लीजिए एक वृत्त है, इसका एक त्रिज्याखंड इस प्रकार से होता है। इसका कोण दिया गया है, कितना दिया है आपका, कितना दिया है जी 120 दिया है। तो 120 बाहर ले लेते हैं हम लोग, बड़ा सा 120 डिग्री है ना। इसका त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। कहता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा कितना दिया है, जो एंगल दिया रहता है वो थीटा होता है। 120 दिया है ना, 120 बटा क्या करेंगे हम लोग 360 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7। त्रिज्या आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 इंटू 7। आप यहाँ से देखें तो ये 0 0 कैंसिल होगा, 12 कम 12 12 36, ठीक है ना। ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा आपका, ऊपर 22 इंटू 7 है, नीचे आपका बच गया 3, है ना। तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, 154/3। 154/3 कौन सा ऑप्शन है, देखिए 154/3 जो आपका ऑप्शन है वो आपका बी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम लोग जाएंगे सवाल नंबर 37 में। देखिए सवाल नंबर जो 37 है उसमें कहता है कि आपका दिया गया है चतुर्थांश दिया गया है और उसका क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है, उसका आपको परिमाप दे दिया गया है जो कि आपका होता है 1/2 पाई आर प्लस 2r, जो कि आपका दिया है कितना 22 सेंटीमीटर दिया है। अब कहता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालने की क्या हम लोग को जरूरत है, यहाँ पे आर का पाई का वैल्यू मालूम है। हम लोग क्या करेंगे, इससे आर का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे 22 पाई का जो वैल्यू है इसे पुट करके
इस तरफ से आर को जोड़ करके और जो होगा उधर जा करके हम लोग आर का मान निकालेंगे। और जो यहाँ से आर का मान आएगा लगभग आपका 5.88 आएगा, उस आर को यहाँ हम लोग पुट कर देंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 की तरफ। जी हाँ, आपका जो सवाल नंबर 38 है उसमें कहता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, क्या होता है, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण। देखिए वृत्त पर जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है, 360 होता है। अर्धवृत्त पे कितना होता है, 180 बनता है। और 180 क्या होता है, कौन सा कोण होता है, न्यून, समकोण या फिर अधिक कोण। देखिए जो 90 डिग्री से कम कोण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण। जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं समकोण। और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो कौन सा है, देखिए अब ये 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, 180 क्या होगा, अधिक कोण होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। जी हाँ, 38 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप सवाल नंबर 39 की तरफ देखिए। सवाल नंबर जो आपका 39 उसमें कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, जी हाँ, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दिया गया वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कहता है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस प्रकार से एक वृत्त है, एक यहाँ त्रिज्या खंड बना है और ये आपका एक वृत्त खंड है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका कितना दिया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है कि जो बड़ा वृत्त खंड है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, क्या करेंगे कि ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आता है हमको निकालने, क्या होता है, 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा। इससे इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब क्या बचा आपका ये दीर्घ, जी हाँ, वृत्त खंड। तो क्या करेंगे, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इतना को हम लोग माइनस कर देंगे, है ना। तो आपको निकल जाएगा उसका आंसर, और उसका आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 40 जो का इस सेट का आखिरी सवाल है। जी आपका जो सवाल नंबर 40 है उसमें कहता है कि 21 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी, जिसमें जो केंद्र में जो कोण बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है ना। तो थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है ना, और आर दिया आपका 21 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर, है ना। तो थीटा का मान कितना दिया है, 60/360। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7, और त्रिज्या कितना दिया, आर 21, तो ये 21 गुना 21 हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको काटिए, 0 0 6 6 36, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ 21 इंटू 21 नहीं होगा, तो इसके हिसाब से आंसर 22 आना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फिर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।